नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सुखाधिकार संबंधी कानून पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं विशेष विशेषज्ञ श्री मोहम्मद अलाउद्दीन अधिवक्ता जी। सर, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुखाधिकार संबंधी कानून, तो हम आपको बता दें कि इस कानून के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और सुखाधिकार किसे कहा जाता है तथा इसमें किसी भी व्यक्ति को क्या सुविधा दी गई है, क्या सहायता दी गई है, आज हम खास तौर से इस पर बात करेंगे। और जो विरोधी आधिपत्य है उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, आज हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सुखाधिकार संबंधी कानून क्या है और इस बारे में ये कब से प्रभावी हुआ है, सुखाधिकार कहते किसे हैं? मैम, थैंक यू वेरी मच। ये ऐसा विषय है जी, जिससे हमारी जो पब्लिक है जी, वो अधिकतर पब्लिक इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है और उसको ये पता ही नहीं है कि ऐसे भी कोई अधिकार हमारे लिए विद्यमान है। बिल्कुल। अब इसको समझने के लिए इसकी शुरुआत को समझना आवश्यक है। जैसा कि आपने प्रश्न किया जी, कि 1882 में यूएनओ ने एक प्रस्ताव पारित किया सुखाधिकार से संबंधित, जी, और उस समय हमारा मुल्क, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि आज़ाद नहीं था। जी, हम इंग्लैंड की गुलामी में थे, तो इंग्लैंड का शासन था। तो उनके शासनकाल में उन्होंने भी अपने यहाँ अडॉप्ट किया और भारत पे भी लागू हुआ। तो 1 जुलाई 1882 से ये लागू है अपने यहाँ और अब तक जारी है। ये कहने को तो बहुत छोटा सा एक्ट है, इसमें लगभग 64 धाराएं हैं, लेकिन थोड़ी पेचीदगी से भरा हुआ है। हाँ, तो अलग अलग उसमें कब सृजित होते हैं, मतलब वो तो आप मैं आगे बताऊंगा। तो सुखाधिकार है क्या और ये क्या चल अचल दोनों संपत्तियों पर लागू होता है? हाँ, पहले मतलब ये समझ लें कि सुखाधिकार है क्या। एक साधारण भाषा में हम उसको किस तरह से हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं? सुखाधिकार के लिए पहले 2 संपत्ति का होना ज़रूरी है। एक वो संपत्ति जिसको कि आप इंजॉय कर रहे हैं जी, और उसके साथ जो दूसरी संपत्ति जिससे आप फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। फ़ायदा हासिल कई तरह से हो सकते हैं, 3 तरह से। जैसे कि वहाँ से आपके घर की रोशनी आती है, वहाँ से आपका कोई रास्ता है, या वहाँ कोई जल स्रोत है जिससे आप पानी वगैरह लेते हैं। तो वो उसके लिए भी कानून ने सेक्शन 15 है इसकी, जिसमें समय निर्धारित है कि कब ये सृजित हो जाते हैं। जी, तो वो 20 साल तक लगातार अगर आप ऐसा कोई उपयोग कर रहे हैं तो फिर आपको वो राइट ऑफ ईजमेंट या सुखाधिकार का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जी। तो 20 साल उपयोग से तात्पर्य, यदि जिस संपत्ति का हम रह रहे हैं उस संपत्ति से दूसरी संपत्ति पे हम ले रहे हैं, वो अवधि 20 साल की 20 साल की होनी चाहिए। जो यूज है आपका, वो जो उपयोग है, उपभोग है, वो आप 20 साल से लगातार करते हुए आ रहे हैं जी, तब आपको ये राइट सृजित हो जाते हैं आपके लिए, और आप उसका अधिकार आप पे है कि अब आप उसका मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता है इसके लिए। जी। सुखाधिकार आपने बताया कि अगर 20 साल तक लगातार आप उसका उपयोग करेंगे तभी उत्पन्न होगा। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये चल और अचल दोनों संपत्ति दोनों पे लागू होते हैं। जैसे मतलब ऐसी संपत्ति जैसे रोशनी है, तो रोशनी है, आपका एक मकान है और एक तरफ विंडो ऐसी है जहाँ से रोशनी आपके घर आती है, और उसका उपयोग आप एक लंबी अवधि और जो अवधि हमने बताया उस अवधि तक करते हुए आ रहे हैं। अब कोई दूसरा आदमी आता है, उसको उस पर वहाँ मकान बनाने की कोशिश करता है, तो आप उसको रोक सकते हैं कि भाई ये यहाँ से हमारा इस तरह की व्यवस्था थी, ये सुख भोग रहे थे हम, और आप इसको अवरोध नहीं कर सकते। जी, हाँ जी। इस बीच एक कॉलर लाइन पे आ गए, हम उनका सवाल लेते हैं।
नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, नमस्कार सर। मैं नमस्कार नंद मिश्रा हूँ बाराबंकी से। सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि आदमी की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जिनमें हमारी सड़क होती है, रास्ता होता है, नाली होती है, पानी होता है, रोशनी होती है, हवा होती है, अगर ऐसी चीजों को कोई व्यक्ति बाधित करता है, रोकना चाहता है, हमें परेशान करना चाहता, तो हमें किस प्रकार से सुखाधिकार के तहत हमें न्याय मिल सकता है? देखिए, इसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं हर जगह बनी हुई हैं। आप मतलब अदालत जाएं और आप अपना केस बताएं कि साहब मतलब ये अमुक अमुक संपत्ति पर इस तरह की सुविधाएं, अमुक अमुक संपत्ति से हम इस तरह की सुविधाएं 20 साल से अर्जित कर रहे हैं बिना किसी अवरोध के, और इसके नॉलेज में भी है। आज ये बाधित करना चाहते हैं, लिहाजा इनको रोका जाए कि हमें बाधित ना करें, हमें इस सुख सुविधाओं से हमें वंचित ना करें, है ना। तो कोर्ट उनको आदेशित करेगी और आपको इंजंक्शन देगी। जी, इनका ये कहना था कि अगर किसी के साथ इस तरह की कोई रुकावट आती है तो क्या उनका सुखाधिकार है लेने का, कानून के हाँ, थ्रू भी मतलब क्या वो ये अधिकार इस अधिकार में आता है? ये हाँ, उनका तो कानून एक यही सवाल है। मतलब ये इजमेंट राइट है। सुखाधिकार का कानून 1882 में जो मैंने बताया पहले जी। कि ये बना है और आपके इसी अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। कि जब असल होता क्या है कि इन अधिकारों को लोग समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा भी कोई अधिकार है। बहुत अच्छा आपका सवाल है कि आप इन अधिकारों को समझते हैं। तो अगर कोई ऐसा अधिकारों को कोई बाधित करता है तो आपके पास मतलब व्यवस्था है, शासन ने व्यवस्था बना रखी है। न्यायालय जाइए और अपनी बात रखिए, अपने केस को बताइए कि साहब ये इस तरह का ऐसा मसला है और इस प्रॉपर्टी पर मैं इतने सालों से लगातार उपयोग कर रहा हूँ, या तो रास्ते के तौर पे, या हवा पानी के तौर पे, या जल स्रोत के तौर पे, जैसे भी जो भी उपयोग का रास्ता है वो आप उनको बताएं और लिहाजा इनको ये आदेशित किया जाए कि आपको बाधित ना करें। जैसा कि हमारे कॉलर का सवाल था, तो उसी से रिलेटेड एक सवाल यहाँ निकल के आ रहा है कि सुखाधिकार कब उत्पन्न होता है और इसके लिए क्या क्या आवश्यक है? सुखाधिकार के लिए एक डोमिनेंट हेरिटेज और सर्विएंट हेरिटेज का एक वो है, व्यवस्था है कि वो होना आवश्यक है। ये क्या है? ये अधिष्ठायी संपत्ति कह सकते हैं और अनुसेवी संपत्ति कह सकते हैं। ऐसी संपत्ति जिसके आप मालिक हैं और उस संपत्ति के इस्तेमाल के लिए वो अनुसेवी संपत्ति का आप उपयोग कर रहे हैं, जी, है ना। जी। तो वो जो ये दोनों जो हेरिटेज प्रॉपर्टी और सर्विएंट प्रॉपर्टी, ये दोनों ये आवश्यक चीजें हैं। दो संपत्तियों का होना जरूरी है। वही जब आप एडवर्स पोजीशन में जाएंगे तो सिर्फ एक संपत्ति ही काफी है जिस पे आपका कब्जा है। यहाँ मतलब आपको दो संपत्ति होना आवश्यक है, एक डोमिनेंट हेरिटेज और एक सर्विएंट हेरिटेज। जी, आपने बताया कि इसके लिए दो संपत्ति होना आवश्यक है। तो क्या शासकीय संपत्ति पर भी सुखाधिकार हो सकता है और उसके लिए क्या प्रावधान? जी हाँ, शासकीय संपत्ति पे भी सुखाधिकार प्राप्त होता है और उसके लिए सिर्फ उतनी सी अंतर है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं वो उसके लिए 20 साल की अवधि है, लेकिन जहाँ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वहाँ 30 साल की अवधि है। बाकी तमाम व्यवस्थाएं वैसी उनके लिए जैसे उनके लिए, मतलब दोनों की व्यवस्थाएं सेम है, लेकिन सिर्फ पीरियड का फर्क है। यदि 30 साल तक वो उसका उपभोग कर रहा है जी हाँ, तो सरकार भी उसको वहाँ से नहीं हटा सकती। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही है और बड़ी अच्छी जानकारी है। एक सवाल यहाँ ये निकल कर आता है कि यदि मेरी कोई संपत्ति है और उस पर किसी का सुखाधिकार है और वो सुखाधिकार का उपभोग कर रहा है, पर मुझे लगता है कि बाद में जो वो अधिकार का उपयोग कर रहा था उसके कोई रास्ता है वो मेरे यहाँ से होके गुजर रहा है मेरे खेत से, और कोई दूसरा रास्ता अगर उसके लिए निकल आता है, तो क्या ऐसे में मैं अपने खेत से उसको रोक सकती हूँ जाने से? हाँ, इस संबंध में मतलब सुप्रीम कोर्ट का बहुत बढ़िया फैसला है। नाम मैं बहुत अच्छे से याद नहीं आता, गोपाल दास करके एक फैसला है 2018 का, कि उसमें लोअर कोर्ट में इसी आधार पे केस फाइल हुआ। गोपाल दास जीवा भाई सुभाग्या वर्सेस बीनू भाई हिरानी करके केस है। सितंबर 2018 का ये जजमेंट है। उसमें लोअर कोर्ट में इसी आधार पे केस फाइल हुआ कि वहाँ अल्टरनेट व्यवस्था थी और उस जो अनुसेवी संपत्ति का जो स्वामी था उसने कहा कि भाई अब आप ये जो जिस पे आपको सुखाधिकार प्राप्त है उसका आप उपयोग नहीं कर सकते, आप यहाँ से जाइए,
और इसको बंद कीजिए। जी। तो लोअर कोर्ट ने मतलब कहा कि नहीं, जो जिस पे सुखाधिकार प्राप्त है जी। वो कंटिन्यू रहेगा, आप इसकी अल्टरनेटिव व्यवस्था मतलब उसका सुखाधिकार से वहाँ से वंचित नहीं कर सकते। जी। नीचे से कोर्ट लोअर कोर्ट ने मतलब उनका केस अलाउ कर दिया। जी। अगेंस्ट में जो अनुसेवी संपत्ति के जो मालिक थे उन्होंने अपील की। अपील में हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, जब अल्टरनेट व्यवस्था है उनके जी। पास, आप उसका उपयोग कीजिए, इसको छोड़िए, इनको इस्तेमाल करने दीजिए। जी। तो मतलब फिर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट गया और जी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी डिटेल मतलब लगभग 52 पेज का वो फैसला है। जी। उसमें उन्होंने पूरे ईजमेंट राइट को, सुखाधिकार के कानून को उन्होंने परिभाषित करते हुए, एक एक लिम्ब को उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि जब एक बार किसी भी संपत्ति पे सुखाधिकार सृजित हो जाता है तो अल्टरनेट के नाम पे उसको उससे वंचित नहीं कर सकते और उसका अधिकार उस पर बना रहेगा। और इस तरह से वो आदेश पारित हुआ। बहुत लंबा डिटेल फैसला है। जी, इस बीच एक कॉलर सागर से हमारे साथ लाइन पे हैं। विपिन जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी नमस्ते मैम, सबको भी नमस्ते। मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल था, थोड़ा समझने वाला है कि मेरा खेत है और खेत में से 3-4 किसानों की मतलब रास्ता मेरे खेत से ही होती है, मतलब निकालते हैं वो, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए, तो हमारे खेत से ही वो उनके ट्रैक्टर वगैरह सब निकालते हैं लोग, और इस कारण से हमें अपना पूरा खेत हम बो भी नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो रास्ता तो है नहीं, बीच खेत में से ट्रैक्टर निकालते हैं और हमें वो जगह छोड़ने की पड़ती है, हम बुआई भी नहीं कर पाते हैं और सभी लोग वहां से गुजरते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जानना था। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उनको सुखाधिकार उस वहाँ पे सृजित हुआ कि नहीं हुआ, मतलब वो कितने समय से वो ये आप नहीं बोल विपिन जी, आप लाइन पर हैं? हाँ सर, वो लगभग साल तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी उम्र 24 साल है और मैं तो शुरू से ऐसे ही देख रहा हूँ। हाँ, तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते, उसको वो अधिकार है कि वो उसका इस्तेमाल करेगा। अच्छा सर। जी हाँ, जी। तो कोई उपाय नहीं, उसमें हमें जगह भी छोड़नी पड़ेगी उनको निकालने के लिए? छोड़ना नहीं, जगह तो आप ही की, ऑनरशिप आप ही का रहता है। इसमें तो यही तो एक व्यवस्था है कि उस संपत्ति पे जिस पे किसी का सुखाधिकार सृजित हो गया है उसके मालिक आप ही हैं, मालिक वो कभी नहीं होता, उसको सिर्फ वो अधिकार प्राप्त रहता है जिसका वो। बोल रहा हूँ सर, मैं बुआई का बोला, हम बुआई नहीं कर पाते तो वो बुआई भी नहीं कर सकते। तो वो तो बुआई जैसे ही करेंगे उसका वो जो अधिकार है वो आप मुझसे छीन लेंगे या वो अधिकार उसका समाप्त कर देंगे, जिसका कि अगर वो लगातार 20 साल तक उपयोग करता हुआ आ रहा है तो अब वो राइट उसका बन गया है और आपका वहां से उसको अवरोध करने का आपको अधिकार समाप्त हो चुका है। ठीक है सर, धन्यवाद। जी विपिन जी, मैं उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे और हमारे कॉलर के भी सवाल इस संबंध में आए हैं, तो सुखाधिकार कितने प्रकार के होते हैं और इसे कैसे अर्जित किया जा सकता है? जैसा कि अभी हमारे कॉलर का भी सवाल था कि 24 साल से वो देख रहे हैं, तो इसको अर्जित कैसे किया जाता है और कितने प्रकार के होते हैं? उसके 4 प्रकार हैं जी। एक तो कंटिन्यूअस, जी, कंटिन्यूअस, दूसरा डिसकंटिन्यूअस, एक अपरेंट, एक नॉन अपरेंट। अब कंटिन्यूअस में क्या है कि वो अधिकार ऐसे हैं जहां आपको मैन पावर की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे उसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं कि आपका घर है और एक विंडो लगा हुआ है जहां से रोशनी आती है, तो उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। आप मतलब आपके चलत फिरत से वो नहीं हो रहा है, वो आप बैठे हैं, रोशनी आ रही है। जी। वहीं जो डिसकंटिन्यूएशन है जी। वो ऐसा है कि जैसे आपको किसी की ज़मीन पे से जाने का अधिकार सृजित हो गया है जी, तो वो डिस्कंटिन्यूएशन, जिससे कि कभी आप शाम को निकल गए, कभी दोपहर में निकल गए, कभी रात को निकल गए, मतलब वो डिसकंटिन्यूएशन है, मतलब कंटिन्यूएशन में नहीं है कि चलते ही रहते हैं उस पर, मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको उपयोग करते हैं। वेयर एज जहाँ लाइट की व्यवस्था है, जिसे मतलब कंटिन्यूअस कहा, तो कंटिन्यूअस में है कि रोशनी हुई है वो चलती रहती है, आपको उपयोग की जरूरत हो ना हो वो रोशनी आती रहेगी जब तक उसका सन का टाइम है, जब तक विंडो में वैसी व्यवस्था है कि कितने बजे तक उसमें रोशनी आएगी, वो तब तक आती रहेगी। लेकिन डिसकंटिन्यूएस में वैसा नहीं है। और वैसे ही अपरेंट और नॉन अपरेंट पे हैं कि मतलब जहाँ सतत किस चीज़ का इस्तेमाल होता रहे तो वो चलता रहता है, और वही मतलब प्रकट रूप से जी। और जहाँ वो अप्रकट होता है तो उसको यही 4 तरह के मुख्य उसके लिम्ब हैं। जी, आपने बताया कि 4 तरह से ये अर्जित किया जा सकता है, तो इसके लिए आवश्यक तत्व क्या हैं और किन परिस्थितियों में सुखाधिकार समाप्त हो जाता है,
ये तो प्राप्त करने के हो ठीक गए। है। अब समाप्त करने का ये बहुत अच्छा प्रश्न है ये जी। कि जहाँ सुखाधिकार को आपने अपने अधिकार को समझ लिया जी। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये समाप्त कब होगा। जी तो बिल्कुल। समाप्त होता है ये जी जैसे कि आप किसी अनुसेवी संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे थे जी और वहाँ से जल के प्रवाह से वो रास्ता ख़त्म हो गया, कोई जी। ऐसा जल स्रोत वहाँ जी। से निकला और रास्ता ख़त्म हो गया, जी तो वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 20 साल की अवधि में फिर से वो रास्ता बन गया जी। तो फिर से आपका राइट क्रिएट हो गया। लेकिन 20 साल तक अगर नहीं है तो फिर राइट ख़त्म हो गया आपका। सही, तो बड़ा इंटरेस्टिंग जी आपने हाँ। तथ्य बताया कि अगर वो पानी में डूब गई है वो जी हाँ। चीज, वो रास्ता डूब गया खत्म है, हो गया है। खत्म हो गया, जी तो वो रास्ता ही नहीं है, नहीं है। इसलिए खत्म हुआ जी है। हाँ। और यदि फिर वो वापस बन जाता है हाँ, तो फिर वो रास्ता तो फिर से as it is आपका हो जाएगा। अधिकार हाँ, उत्पन्न हो एक जाएगा। कंडीशन तो ये है। बिल्कुल। और एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये है कि जहां आपकी सहमति से या जहां आपने उसको लाइसेंस दे रखा है, अनुमति जी। दे रखी है कि आप इतने पीरियड तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जी है ना, जी। तो वो पीरियड खत्म होते ही वो राइट खत्म हो जाता है। जैसे 20 साल के लिए आपने कहा कि आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था जी। नहीं है, आप यहाँ से पानी हमारे यहाँ से ले सकते हैं, जी है ना, हमारे जल स्रोत से पानी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो 20 साल की अवधि तक जो आपने लाइसेंस दी है उसको 20 साल जी। के लिए, तो 20 साल तक तो वो कंटिन्यूअस उसको वो ले इस्तेमाल सकता है। करेगा। लेकिन 20 साल के बाद ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा, भले ही वो मतलब उसके लिए अलग से कोई आपको अनुरोध या रिक्वेस्ट ना करे, चूंकि वो लिमिटेड पीरियड के लिए दी थी। जी बिल्कुल। और वो जी। एग्रीमेंट पर दी गई है, जी हाँ, तो वो उत्पन्न नहीं हुआ। जी हाँ, नहीं उतने पीरियड के लिए उत्पन्न हुआ उतने है, पीरियड के लिए, उतने जी। पीरियड के लिए उत्पन्न जी, हुआ है, जी, उसके बाद नहीं। जी जी जबकि वो जो दूसरी व्यवस्था थी वहां आप कंटिन्यू उसको कर सकते हैं, जी जहां आपके मतलब आपने इंटरप्ट नहीं किया, आपने ऑब्जेक्ट नहीं किया जी। और आपकी संपत्ति का वो इस्तेमाल कर रहा है, जी और ऐसा करते करते 20 साल गुजर गए हैं, जी तो वो उसको राइट क्रिएट हो गया। बिल्कुल। अब उसके बाद उसको नहीं रोक सकते आप, जी। क्योंकि आपने लिमिटेड अवधि के लिए नहीं दिया था। नहीं दिया था, बिल्कुल सही बात। यहाँ इस केस में क्या है कि आपने उसकी समय सीमा तय की तय हुई कर दी थी। ये बहुत अच्छा कहा आपने जी। कि समय सीमा तय कर दी थी कि आप जी। इतनी अवधि तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जी। उस अवधि तक के लिए वो सुखाधिकार रहेगा, जी, उसके बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अगर कोई सुखाधिकार संबंधी प्रकरण दायर करना चाहता है कि उसके सुखाधिकार का हनन हो रहा है, तो उसे क्या करना होगा और ये प्रकरण कहाँ दायर होते हैं? ये डिपेंड करता है कि आपने सूट का वैल्यूएशन कितना किया है। लोअर कोर्ट में ही फाइल, सिविल कोर्ट में, जी लोअर कोर्ट में फाइल करिए आप और बताइए कि साहब इस तरह का ये प्रॉपर्टी ऐसी थी, ये डोमिनेंट हेरिटेज था, ये सर्वियन हेरिटेज है, जी। और इसका उपयोग मैं इतने सालों से ऐसा करता हुआ आ रहा हूँ और हमारा राइट क्रिएट हो गया है जिसे ये बाधित किया जा रहा है, लिहाजा हमारा ये प्रकरण इसको रोका जाए कि ना करें। जी। एक शब्द सुखाधिकार के साथ सुनने में आता है, विरोधी आधिपत्य। जी, तो सुखाधिकार और विरोधी आधिपत्य, इनमें क्या अंतर है? क्योंकि ये बड़े मिलते जुलते से शब्द बिल्कुल हैं सही, कानून की बहुत ही अच्छा, परिभाषा बहुत में। ही अच्छा टॉपिक है ये जी कि सुखाधिकार और विरोधी आधिपत्य में एक बहुत बड़ा जो अंतर है जी। वो ये है कि सुखाधिकार में राइट ऑफ ऑनरशिप क्रिएट नहीं होता है, मतलब जी। स्वामित्व का राइट सृजित नहीं होता है, जी जबकि एडवर्स पोजीशन में स्वामित्व का राइट सृजित होता है। एक अंतर। जी दूसरा अंतर यह है कि सुखाधिकार के लिए 2 प्रॉपर्टी आवश्यक है, जी 2 प्रॉपर्टी आवश्यक प्रॉपर्टी है, होना चाहिए, बिल्कुल। वेयर एज एडवर्स पोजीशन में एक जी। प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है जिस पे आपका कब्जा है। जी सुखाधिकार ट्रांसफर नहीं कर सकते आप कि आपको एक पानी लेने का हक हासिल है, आपने किसी मतलब बी व्यक्ति से कह दिया कि आप इससे ले सकते हैं, तो आपको राइट नहीं है, लेकिन एडवर्स पोजीशन में इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का राइट है। किसमें? एडवर्स पोजीशन पोजीशन में, में। लेकिन सुखाधिकार में ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने अधिकार को आप। जी, आपने बताया कि विरोधी आधिपत्य में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती जी हाँ। है जिसका कब्जा है। जी हाँ। तो क्या उसको मालिकाना हक है? वो रजिस्ट्री अगर उसके नाम नहीं है और उसका हक है, वहाँ पे सिर्फ कब्जा है, ऐसी स्थिति में उसको कैसे ट्रांसफर कर सकता है? जैसे मतलब एक अंतर में पीछे एक इम्पॉर्टेंट जो अंतर था वो मतलब रह गया। जी। एक अंतर यह भी है कि एडवर्स पोजीशन की इसमें जी। 12 साल की अवधि है,
जी लेकिन जो सुखाधिकार है उसमें 20 साल की अवधि है। जी तो 12 साल तक किसी भी संपत्ति पर जो संपत्ति का स्वामी है जी उसकी नॉलेज में बगैर किसी अवरोध के जी आप लगातार अगर कब्जे में हैं तो जी। ये कानून ये कहता है कि ये संपत्ति अब आपकी है, ठीक है ना। जी। तो इस आधार पर आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जी रजिस्ट्री करने का अधिकार है? यस, जबकि आप अब मालिक ही हो गए, आप उसको जी, रजिस्टर जी। भी कर सकते हैं। जी यदि किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पर विरोधी आधिपत्य है तो उसको बेच सकता है, आपने बताया। जी हाँ। तो जो खरीदने वाला है उसका वैधानिक अधिकार कितना होगा? उसका अधिकार संपत्ति पर? बतौर स्वामी हो जाएगा उस पे। जैसे ऐसा होगा जैसे कि जी। वो किसी मिल्कियत जो उसको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिली हो किसी ए को और उसने बी को बेची है, जहां जैसे राइट उसका क्रिएट होता है जैसे खरीदते ही, जी। वैसे ही इस प्रॉपर्टी पे जैसे ही उसको खरीदेगा उसी दिन से उसको स्वामित्व का राइट हो जाएगा, जी ऑनरशिप राइट क्रिएट हो जाएगा उसका। जी आपने बताया कि ऑनरशिप राइट क्रिएट हो जाएगा, पर किसी भी विरोधी आधिपत्य में जैसे सुखाधिकार में तो उतने दस्तावेजों की आवश्यकता लगता है नहीं होगी कोर्ट में यदि केस जाता है तो, पर विरोधी आधिपत्य में यदि कोई प्रकरण जाता है तो क्या क्या दस्तावेज साबित करने के लिए आवश्यक हैं कि ये मालिका उसका जो कब्जा है वो इतने वर्षों से है? हाँ, इसके लिए वो कैसे सिद्ध कर सकता है? उस विरोधी आधिपत्य को साबित करने के लिए जैसे आप किसी संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं जी तो अब आप उस पे सपोज कोई खेती की ज़मीन है, जी उस पे आप लगातार खेती करते हुए आ रहे हैं। जी अब खेती करने के लिए लाइट की व्यवस्था है तो आपने कोई मीटर लगवाया हो वहाँ पे, जी है ना, जी। या कुछ इस तरह की एविडेंस क्रिएट की हो है उस पे, जी तो जो उससे ये साबित होगा कि इतने लगातार, या आपने उसका कोई भूभाटक मतलब जमा किया है आपने, जी। तो वो एक दस्तावेज है। और कोई ऐसा जैसे कोई ऐसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उस एड्रेस पे आपका कोई कॉरस्पॉन्डेंस हुआ है, जी। अब वो ये उस अवधि को साबित करने के लिए ये सब दस्तावेज हैं जी। जो ये साबित करते हैं कि आपका इतने पीरियड तक इस पे कब्जा रहा है। जी इसमें एडवर्स पोजीशन में जो विरोधी आधिपत्य है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिसके स्वामित्व की जगह है वो जी। या प्रॉपर्टी है, उसके नॉलेज में होना चाहिए कि आपका कब्जा इस पे है, और जी। उस 12 साल की अवधि में उसने किसी तरह का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया, किसी तरह की कोई शिकायत आपके खिलाफ नहीं की। जी हाँ, मतलब ये स्थितियां होना आवश्यक आवश्यक है। जी। लेकिन वहीं सुखाधिकार में मतलब उसके नॉलेज में तो है जी ना, जी मतलब तो वो बिल्कुल। 20 साल की अवधि 20 है, साल की यहाँ अवधि। 12 साल की अवधि है। बिल्कुल। जी हाँ। अब हम जब विरोधी आधिपत्य की बात कर रहे हैं तो यदि कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति पर जबरदस्ती अधिकार कर लेता है, कोई कई बार ऐसा सुनने में आता है कि किसी ने किसी की दूसरी संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गया, अब वो खाली नहीं कर रहा है, सामने वाले की नॉलेज में भी है कि वो खाली नहीं कर रहा है, पर वो उससे नहीं ले पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या उसका ये विरोधी आधिपत्य माना जाएगा? कभी नहीं माना जाएगा जी। कि बलपूर्वक किसी पे कब्जा करना, जी ये सिर्फ ट्रेस पासर ही माना जाएगा, अतिचार ही माना जाएगा। जी। ये उससे उसको स्वामी का राइट कभी क्रिएट नहीं होगा, चाहे वो 30 साल से कब्जे में हो, है ना। जी। मतलब वो चूंकि आप उनकी कंसेंट से नहीं हो, आप उनकी नॉलेज में नहीं हो, आपने बलपूर्वक कब्जा किया है उस पर, जी और जिसके लिए अवरोध किया है उसने बार बार, लेकिन चूंकि आप बलवान हैं, आप ताकतवर हैं, आपकी अप्रोच है या जो भी है जिस वजह से आपसे डरता है वो, तो आपसे कब्जा नहीं छीन पा रहा है। तो वो ये सिद्ध कैसे करेगा? यही चीज समझना चाहते तो हैं। उसके लिए आपने जैसे जिसकी वो संपत्ति जैसे है, कोई जबरदस्ती कर रहा है तो वो कैसे उसने बताएगा? कहीं किसी को शिकायत की होगी, जैसे आज कब्जा किया, कल आपने शिकायत की, वो शिकायत का लेटर आपके पास है ना, और किसी तरह से उसको आपने मतलब कोई नोटिस दिया होगा, या कोई मतलब पंचायत में शिकायत की, थाने में शिकायत की, अदालत में शिकायत की, तो वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे वो साबित करे कि ये इस पे हमारे मतलब नॉलेज में है ये कब्जा, लेकिन बलात् कब्जा है, ये जबरदस्ती कब्जा किया गया है हमसे, मतलब हमारी कमजोरी का फायदा उठा के इन्होंने कब्जा किया है, तो इस पे इसको भूमि स्वामी का राय नहीं होगा, लिहाजा इसको खाली करा के मुझे दिया जाए। जी एक सवाल और इसी से निकल कर आया है कि यदि कोई पावरफुल व्यक्ति है, उसने किसी संपत्ति पे कब्जा कर लिया, फिर उससे भी ज़्यादा कोई व्यक्ति पावरफुल आता है और वो उस पर कब्जा कर लेता है, तो क्या ये जो दूसरा व्यक्ति है उसका विरोधी आधिपत्य माना जाएगा? नहीं, विरोधी आधिपत्य के लिए तो शर्त है ना, वही शर्त फिर वहीं पे जाना पड़ेगा कि विरोधी आधिपत्य के लिए शर्त यह है
कि किसी भी संपत्ति पर उस संपत्ति के मालिक के नॉलेज में उनके 12 साल तक लगातार अगर आपका कब्जा है तो ये माना जाएगा कि ये मतलब एडवर्स पोजीशन है। मतलब जबरदस्ती किसी की संपत्ति पे कब्जा करने से एडवर्स पोजीशन के अधिकार सिर्जित नहीं होते, और चाहे वो आप कितने भी पावरफुल हों, आपने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी और बड़े पावरफुल को आपने ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, है ना, तो वो ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी, वो लॉफुल ट्रांसफर नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी आज इस बड़े तकनीकी विषय पर दी। दर्शकों, जैसा कि आज की चर्चा में हमने देखा कि कानून में बहुत सारे अधिकार दिए हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। जैसा कि आज हमने इस विषय पे चर्चा की, हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको बहुत सी नई जानकारियां मिली होंगी। आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।